आई होप सब लोग अपना घर पे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस आफ्टर अ वीक्स गैप। तो आप लोग के लास्ट वीक में थ्रू आउट पूरे आपके टेस्ट हुए एंड सबने बहुत अच्छे से टेस्ट दिए हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑल फॉर योर एफर्ट्स, बट एज वी नो दैट देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, सो कीप ऑन रिवाइजिंग योर टॉपिक्स थरोली सो दैट आप लोग का हमेशा स्कोर बेटर एंड बेटर होता जाए। ठीक है, तो हम लोग वीक ब्रेक पे, मतलब कि टेस्ट वाले ब्रेक पे जाने से पहले जब हमारा सिलेबस चल रहा था तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर शुरू किया था, और एल्स कोल एंड पेट्रोलियम जिसका नाम है ना। तो उसमें हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखी थी, फिर फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कोल के बारे में डिटेल स्टडी किया था, कोल का फॉर्मेशन से लेकर टाइप से लेकर यूसेजेस तक, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है पेट्रोलियम। हम इस क्लास में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, डिपॉजिट्स, उसके रिफाइनिंग प्रोसीजर्स और उनके जो कंपोनेंट्स है पेट्रोलियम की उसकी यूसेजेस पढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक्चुअली अनरिफाइंड पेट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं। अनरिफाइंड मतलब क्या? जो पेट्रोल आपका है, आप गाड़ियों में यूज किया जाता है, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये हमें पता है अर्थ के नीचे से आता। लेकिन क्या ये अलग अलग हमको अर्थ के नीचे से मिलता है? मतलब कहीं से पेट्रोल मिल रहा है, कहीं से डीजल मिल रहा है, कहीं से केरोसिन मिल रहा है, या फिर कहीं से फ्यूल ऑयल मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें अलग अलग कंपोनेंट्स जो है ये एक ही मेन सब्सटेंस के कंपोनेंट्स है। ये सब एक साथ एक ही फॉर्म में हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं। तो अर्थ के नीचे से जो चीज हमें अनरिफाइंड फॉर्म में मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, विच इज नथिंग बट पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम का अनरिफाइंड फॉर्म, द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज क्रूड ऑयल, जो अर्थ के नीचे से हमें मिलता है। पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल, क्योंकि अर्थ के नीचे के रॉक्स में से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, केरोसिन, डीजल वगैरह। इसके अलावा इसमें होता है सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से फॉसिल फ्यूल है, तो इसमें कार्बन तो डेफिनेटली रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, सो पेट्रोलियम इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट्स ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन स्मॉल अमाउंट्स। अब अर्थ के नीचे से मुझे ऑयल कैसे मिलता है? सो पेट्रोलियम पहले तो कहाँ कहाँ मिलता है दुनिया में? हमारे इंडिया में क्या पेट्रोलियम रिजर्व्स है? हाँ है। दिग्बोई आसाम में सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं हमें मिला था। जैसे कोल हमारे पास नेचुरल रिसोर्स जो है वो चंद्रपुर में अवेलेबल है, और झारखंड में, एमपी में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। वैसे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आसाम में हमें मिलता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल जो मिला था वो पेंसिल्वेनिया यूएसए में मिला था। पेंसिल्वेनिया यूएसए। अगर अभी अभी आप लोग न्यूज सुनते हो तो अभी अभी पेंसिल्वानिया जो था वो बहुत ज्यादा न्यूज में था। वहां का एक चर्च जो था वो बुरी तरीके से जल गया था, तो पेंसिल्वानिया इज द नेम जो आपने रिसेंटली सुना होगा। वहीं पे कुआं सबसे पहले तेल का खुदा था। अब हमें पता है कि अगर आपने कुछ मूवीज देखी होगी, जोकर मूवी होगी, या फिर रिसेंट भारत मूवी में अगर आपने देखा होगा तो सलमान खान कहाँ जाता है? उसको गल्फ कंट्रीज जाना होता है, सो दैट वो वहां पे मजदूरी करके जाए, लेबर बन जाए, अपने घर वालों के लिए पैसा भेज सके। तो जब वो वहां जाता है तो अर्थ के नीचे वो एक मशीन के थ्रू अंदर जाते हैं और वहां से वो चट्टाने खोद के कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और एंड में दिखाया जब वो बाहर आते हैं तो पूरे काले हो चुके होते हैं, पूरा उनका सब ऑयली ऑयली उनके ऊपर सब्सटेंस लगा होता है। सो एक्चुअली वो जो जा रहे हैं वो एक तरीके से ऑयल वेल ही है। ठीक है, जोकर मूवी में भी ये होता है कि एकदम जमीन पे पैर मारता है एक बंदा तो पूरा ऐसा फवारा निकलता है वहां पे तेल का, तो उसको कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल विच इज नथिंग बट क्रूड ऑयल विच इज पेट्रोलियम। अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कच्चे तेल का कलर इज ब्लैक। सो पेट्रोलियम इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड, थिक, विस्कस मतलब चिपचिपा सा। ठीक है, ब्लैक विस्कस थिक लिक्विड विद अ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। पेट्रोलियम का स्मेल अच्छा नहीं होता है, जो मेन कोर सब्सटेंस है। ठीक है,
अब ये हमें अर्थ के नीचे से मिलता है। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कुएं खोदकर नीचे से निकाला जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो यूएसए में मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा मिलता है, जो एक गल्फ साइड में कंट्री है। इसके अलावा कुवैत, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, लीबिया एटसेट्रा, ये सारी प्लेसेस में हमें बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में पेट्रोलियम मिलता है। जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का है। अर्थ के नीचे पेट्रोल कैसे फॉर्म हो रहा है? सो बेसिकली पेट्रोलियम जो है ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच बिलोंग्स टू ओशियन। ठीक है, ओशियनिक वेल्थ। अब पेट्रोल कोल कहाँ से आ रहा था हमारा? प्लांट मैटर के बरी होने की वजह से। वैसे पेट्रोलियम आता है एक्वेटिक एनिमल्स की बरी होने की वजह से। ठीक है, तो समुद्र के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, अगर वो डाई होते हैं और नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, स्लोली क्या होगा, उस पे सॉइल का लेयर आते जाएगा, सैंड का लेयर आते जाएगा, वो डीपर एंड डीपर बरी होते जाएंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डायग्राम जहां पे मैंने शो किया है एक छोटा सा पीस ऑफ अर्थ जहां पे हमें क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो ऊपर हमारे पास सॉइल का लेयर है, सॉइल के नीचे सैंड है, सैंड के नीचे परवियस रॉक है, परवियस रॉक और परमिएबल लेयर। ठीक है, परमिएबल लेयर। परमिएबल क्यों? जिसके आर पार जाया जा सकता है। अब जब हम बोरिंग खोदते हैं, बोरवेल, तो देखा होगा जमीन के नीचे कुछ हार्ड रॉकी सब्सटेंस आता है जिसको बहुत जोर से फोर्सफुली ड्रिल करना पड़ता है, तब जाके ड्रिल करते करते नीचे जाके कहीं हमें पानी मिलता है। और वो बहुत ज्यादा 200-300 फीट के नीचे जाओगे तो उसके नीचे आप ड्रिल नहीं कर पाओगे। एक ऐसा लेयर होगा विच इज वेरी हार्ड, विच कैन नॉट बी ड्रिल्ड by us and which is very 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 deeper। तो उतना नीचे हम जा भी नहीं सकते। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है? अर्थ का मेंटल होता है, मेंटल और अर्थ क्रस्ट, सेंटर ऑफ द अर्थ, जो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो हमारे पास परमिएबल लेयर है, मतलब जिसके आर पार चीजें जा सकती। तो बारिश आएगी, यहाँ पे पानी सैंड के थ्रू पास होगा। ठीक है, अब ये पोरस रॉक है, इसके थ्रू पानी पास होगा, नीचे की लेयर में जाएगा, नीचे सैंड का लेयर है, इसके नीचे पानी जाएगा या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स का लिक्विड एक्सट्रैक्ट होगा वो भी नीचे छन के जा रहा है। ठीक है, जो भी तरह के सॉल्ट्स या मिनरल्स है सॉइल में डिजोल्व पानी के साथ नीचे आ रहे हैं, सब कुछ पानी के साथ डिजोल्व होकर नीचे आ जाएगा। नीचे परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर है, इम्परमिएबल रॉक है, इसके ऊपर आके सब कुछ यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। दिस इज नॉन पोरस लेयर। फाइन। अब मेरे पास क्या हो गया? पानी और ऑयल, दोनों में से हैवी कौन सा होता है? पानी होता है या ऑयल होता है? ऑब्वियसली पानी हैवी होता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप पानी के ऊपर ऑयल की कुछ बूंदे गिरा दो तो ऑयल जो है टॉप पे लेयर बना के सेटल हो जाता है और पानी बॉटम पे रहता है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर इज हेवियर देन ऑयल, सो ऑयल ऊपर सेटल होता है। तो जितना भी मेरा ऑयल परवियस रॉक के थ्रू पोर होके नीचे आएगा, वो ये ब्लू कलर के वाटर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बना के सेटल हो जाएगा क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है सैंड और क्रूड ऑयल के बीच में, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी नेचुरल गैस। ठीक है, सो क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन अलोंग विथ नेचुरल गैस। अगर क्रूड ऑयल का कोई कंपेनियन है उसको एक्सट्रैक्ट करते समय अर्थ से, या उसका कोई कह सकते हैं आप बाई प्रोडक्ट है या को प्रोडक्ट है, बेसिकली को प्रोडक्ट है, तो वो नेचुरल गैस है। ठीक है, क्रूड ऑयल कभी अकेला नहीं आने वाला है। एम्प्टी स्पेस में हमेशा यहाँ पे नेचुरल गैस डेवलप होगी। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। अब वाटर के साथ साथ यहाँ पे जो है वाटर, प्लेन वाटर भी हो सकता है, या फिर कोई सॉल्ट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, या फिर मिनरल भी हो सकता है, डिजोल्व मिनरल सॉल्यूशन। अब कोई मिनरल ऊपर से नीचे आया है तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये क्रूड ऑयल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है, भारत मूवी में जैसा हुआ था। तो क्या करेंगे? ऊपर की लैंड पे यहाँ से एक ड्रिल करेंगे होल को, जैसे बोरवेल ड्रिल किया जाता है। इसको यहाँ से ड्रिल करते करते जैसे नीचे पहुंचेगा तो क्या होगा? ये जो नेचुरल गैस है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में पैक्ड है, वहां पे बहुत समय से अंदर फंसी हुई है। क्रूड ऑयल से गैस रिलीज हो रहा है, अब उसको फैलने के लिए जगह नहीं है, वो सैंड के लेयर के नीचे अटक रहा है गैस। ठीक है, रिलीज हो रहा है और अटक रहा है। इमेजिन प्रेशर कुकर के अंदर का कंडीशन। अगर आपने बहुत देर तक फ्लेम को एकदम हाई स्पीड पे रखा, पानी का स्टीम निकल के उस लिड को क्रॉस नहीं कर पाता तो अंदर भरते जाता है, और थोड़ी देर बाद यू विल ऑब्जर्व दैट प्रेशर कुकर विल स्टार्ट शिवरिंग, पूरा का पूरा शिवर होने लगेगा, और अपने गैस का फ्लेम कम नहीं किया तो इट मे इवन ओपन अप, ब्लास्ट ऑन इट्स ओन।
तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा नेचुरल गैस जो रहेगा वो ऑयल और सैंड की लेयर के बीच में स्टक रहेगा और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। तो जैसे ऑयल वेल डिग होगा वैसे ये गैस क्या करेगा, एकदम फुल, उसको जगह मिलेगा फ्लो होने के लिए, तो फुल प्रेशर के साथ बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नेचुरल गैस बहुत जोर से बाहर आएगा तो धीरे धीरे अपने साथ पेट्रोलियम को भी खींच के ले आएगा जब तक उसका पूरा प्रेशर खत्म नहीं हो जाता। वंस दिस नेचुरल गैस एंड्स अप, ठीक है, ये कलेक्ट हो गया, पेट्रोलियम आना शुरू हो गया विद इट्स ओन प्रेशर, जितना पेट्रोलियम आ गया ठीक है। बाद में क्या होगा, हम लोग यहाँ से सक्शन पंप्स लगा देंगे, मोटर्स लगा देंगे और उसको प्रेशर देकर खींचेंगे बाहर, तो हमारा ऑयल बाहर आते जाएगा और उसको इंडस्ट्री में हम प्यूरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो ये ऑयल वेल या फिर इसको बोला जाता है ऑयल रिग। क्लियर। अब जो भारत मूवी में था उसमें हमने देखा होगा कि सलमान खान अंदर जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली वो ऑयल वेल में नहीं जा रहे, ऑयल वेल में अंदर नहीं जाया जाता है, बट मैंने वो मूवी का आपको रिलेशन इसलिए बताया है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट आप वो देख सकते हो कि एक छोटा सा नैरो सा ओपनिंग है जहां से वो ट्रॉली में लोग अंदर जा रहे थे, तो वो ट्रॉली में लोग ना जाते हुए वहां मशीन लगा के पेट्रोलियम को खींच रहे हैं। जस्ट उस सेम पिक्चर को आप पाइप लगा हुआ जो पेट्रोलियम को खींच रहा है इससे रिप्लेस कर लो, पूरा सेम सिनेरियो बन जाएगा। ओके, वो अंदर यहाँ पे जाते हैं परवियस लेयर ऑफ रॉक पे, सलमान खान उस मूवी में, और इसको वहां पे वो लोग खोद रहे हैं टू सर्च डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स मटेरियल्स, लाइक हो सकता है कोल ढूंढ रहे हो या फिर नेचुरल गैस या फिर कुछ स्टोर वहां पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से तो सेम प्रोसेस होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब होता क्या है, अब जब हमारा सी जो है उसके अंदर एनिमल्स जब मर जाएंगे वो नीचे बरी हो जाएंगे, लेयर्स ऑफ सैंड आती जाएगी, वो अंदर दबते जाएंगे। ठीक है, वो अंदर दबते दबते डीपर एंड डीपर नीचे जाएंगे, क्रूड ऑयल सेटल होगा। अब स्लोली क्या होगा, अर्थ मूव हो रही है, इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही है, सो बिकॉज इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही है तो हम लोग का जो रॉक का लेयर है जिसके नीचे ऑयल है वो रॉक लेयर कहीं ना कहीं मूव हो चुका होगा विथ द सी ओवर इट, राइट, और हमारा ऑयल का लेयर कहीं और जाके सेटल हो चुका होगा। सो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑयल समुद्र के नीचे मिल रहा है, ऑयल वेल हमें जगह जगह पे मिलता है। तो वो कैसे आया वहां पे, क्योंकि वो अंदर के रॉक्स मूव होके उसको कहीं और लेकर जा चुके हैं। तो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में एक भी रिवर नहीं है एक्चुअली, अच्छी खासी कोई भी आसपास कुछ पानी का सोर्स इतना है नहीं अवेलेबल, तो वहां ऑयल सबसे ज्यादा कैसे आया, क्योंकि पहले वो ऑयल सी के नीचे ही फॉर्म हुआ था, फ्लो होके वहां पे आ चुका है। क्लियर, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम फॉर्म होता है। अब ये जो पेट्रोलियम फॉर्म हो गया है, अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्या आप गाड़ी में ब्लैक कलर का पेट्रोलियम डाल दो या फिर येलोइश ऑरेंजिश येलो कलर का पेट्रोल डालते हो विथ अ वेरी गुड स्मेल, है ना, आप पेट्रोल डालते हो, तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? देयर इज अ प्रोसीजर विच इज यूज टू रिफाइन पेट्रोलियम. So the process which is used to purify petroleum is known as refining, and the method used for refining of petroleum is fractional distillation of petroleum. The method used to refine petroleum is fractional distillation of method. Kindly note down the definitions of refining and the name of the method with it. So the process of separating various components of petroleum from it is known as refining, and this is the method which is used for refining of petroleum, which is fractional distillation. This is fractionating column, which is also known as fractionating chamber. अब पेट्रोलियम जब हम अर्थ के नीचे से निकालते हैं तो उसमें वाटर हो सकता है, रॉकी मटेरियल हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होके आ सकती है, राइट। 100% जरूरी नहीं है कि मैंने ऑयल वेल से ऑयल खींचा तो सिर्फ ऑयल ही आए, बीच में रेसिडुअल वाटर भी आ सकता है, सैंड के पार्टिकल्स आ सकते हैं, सॉल्ट आ सकता है, डिफरेंट थिंग्स में कम अप। सो हाउ टू प्यूरिफाई पेट्रोलियम फ्रॉम दीज थिंग्स? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पेट्रोलियम को वॉश करते हैं। वॉश करते हैं किससे? एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटी से। जैसे कि आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ना एसिड बचता है ना बेस बचता है। सो वी नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स अस व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर. So this is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ना एसिड बचा है ना बेस बचा है, सॉल्ट और वाटर बच के एसिड बेस हट चुका है, न्यूट्रल हो चुकी है चीज, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पेट्रोलियम को एसिड से वॉश किया तो उसमें से बेसिक इम्प्योरिटी रिएक्ट करके रिमूव हो गई, फिर बेस से वॉश किया तो बची कुछ जो एसिडिक इम्प्योरिटी थी वो भी रिमूव हो गई,
अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ पेट्रोलियम बचा है। हो सकता है उसमें कुछ रॉकी मटेरियल है, हो सकता है उसमें कुछ सॉल्ट्स है, तो उसके लिए भी प्रॉपरली उनको फिल्टर किया जाता है सो दैट बाकी की चीजें भी रिमूव हो जाए। अब मेरे पास जो बचा है वो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम। नाउ दिस पेट्रोलियम इज सेंट टू फर्नेस। फर्नेस मतलब क्या, आग की भट्टी जिसके अंदर उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा। So furnace is a closed utensil in which the substance is burnt or heated at a very high temperature. Not burnt, it is heated to a very high temperature. ठीक है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर कि पेट्रोलियम हमारा वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस्फाल्ट नाम का कुछ ऐसा मटेरियल होगा पेट्रोलियम के अंदर का जो वेपराइज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें वेपराइज हो जाएगी सिर्फ एक एस्फाल्ट को छोड़ के। अब बाकी सारी चीजें वेपर्स में कन्वर्ट होके कहाँ एंटर करेंगी, एंटर करेगी आपके फर्नेस के अंदर। सो जब ये एंटर करेगी तो इनका टेम्परेचर होगा 673 केल्विन। 673 केल्विन, रिमेम्बर दिस टेम्परेचर। नाउ ये जो मेथड है ये बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अपना अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये प्रिंसिपल समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चीजें वेपराइज कैसे होती है। सिंपली अगर आपने वाटर को बॉइल होते देखा होगा तो वाटर कैसे बॉइल होता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के बाद बहुत देर बाद उसमें बबल्स आने शुरू होते हैं और आप हाथ रखोगे तो ऊपर से स्टीम आना शुरू होता है, बहुत ज्यादा गर्म स्टीम की एकदम हाथ जल सकता है, राइट। तो ये जो प्रोसीजर है कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वाटर वेपर इज नोन एज बॉइलिंग। और ये जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, ये सभी को पता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पानी का टेम्परेचर ले जाएंगे तो स्लोली पूरा का पूरा पानी उसके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो 100 से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ऑब्वियसली वो स्टीम में रहेगा। So this is everything about boiling and boiling point. So this temperature पे चीज वेपराइज होती है वो होता है boiling point. तो सारी के सारा पेट्रोलियम जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसलिए वेपराइज होगा एक्सेप्ट एस्फाल्ट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है तो ये सॉलिड फॉर्म में ही नीचे सेटल हो जाता है, लिक्विड होके सॉलिड हो जाता है, ठीक है, ये वेपराइज ही नहीं होता। तो 673 पे मुझे बाकी के सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल गए। अब बॉइलिंग का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जब आप अगर उबलते हुए पानी की स्टीम के ऊपर कोई लिड लगा दो तो लिड के ऊपर, क्योंकि लिड ठंडा है तो वहां पे नीचे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स अक्यूमुलेटेड मिलते हैं। तो वो क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे तो उनको उस लिड ने रोका, तो वहां पे उनकी एनर्जी क्या हो गई, सडनली ड्रॉप हो गई और वो ठंडे होकर नीचे वापस वाटर फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर बैग, दिस इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू लिक्विड, ठीक है, लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर होता है हमारा, जैसे ही यहाँ से पेट्रोलियम आता है फ्रैक्शनेटिंग चेम्बर के अंदर, फर्नेस से हीट होकर 673 केल्विन पे तो गर्म वेपर्स आ रही है। तो वेपर्स जैसे ही एंटर करती है तो जिस वेपर क्या करेगी, ऊपर जाना शुरू करेगी। अब यहाँ से राइट, तो ऊपर जाती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शंस है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये साइड से ओपन है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो वापस नीचे आएगा कंडेंस होके, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो कंडेंस होके यहाँ पे गिरेगा। क्लियर है ना। या फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो साइड से एस्केप होके और ऊपर जाएगा, सही है। अब वेपर्स जिनकी एनर्जी कम होगी कंडेंस होके नीचे, जिनके पास इनफ है फिर ऊपर जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद का मेरे पास यहाँ पे वेपर सेंटर हो गए फ्रैक्शनेटिंग चेम्बर के अंदर। जिस वेपर का 673 बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस कंपोनेंट का, वो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में है। ऑलमोस्ट सभी का 673 से तो कम ही बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज किसी का 100 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 पे वो स्टीम में जा चुका है, तो 600 पे तो ऑब्वियसली वो स्टीम फॉर्म में ही रहने वाला है। तो सारे कंपोनेंट्स वेपर फॉर्म में है, पूरा वेपर ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, वेपर्स ऊपर की तरफ जाते, राइट। अब जो चीज का बॉइलिंग पॉइंट 673 से हल्का फुल्का आसपास है वो चीज झट से टकराती ठंडी हो जाएगी और नीचे सेटल हो जाएगी। तो मुझे सबसे बॉटम में जो मिलने वाला है वो है रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू। अब ये रेसिड्यू का फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू फाइंड आउट सम अदर प्रोडक्ट्स। जैसे हमने कोल टार का किया था कोल में, यहाँ पे हम इसका फिर से अलग से एक प्रोसेस करवाएंगे।
बाकी के वेपर्स क्या हो गए, रेसिड्यू को छोड़ के ऊपर आई। अब सपोज ये वाले चेम्बर्स के पास में यहाँ पे ये जो वॉल है, यहाँ पे सपोज टेम्परेचर 100 केल्विन से कम हो गया, 573 केल्विन पे आ गया, 573 केल्विन, ठीक है। वेपर से 573 केल्विन तक ठंडी हो चुकी है, टकरा टकरा के उनकी एनर्जी कम हो रही है, वो ठंडी हो रही है। 573 केल्विन पे सपोज फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसे दो कंपोनेंट्स है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 550 के आसपास होगा। ओके, 550 के आसपास होगा तो सॉरी 550 केल्विन में 600 के आसपास होगा, 600 केल्विन के आसपास होगा तो 600 केल्विन के ऊपर में वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, 600 केल्विन के नीचे वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर 573 है, तो 573 पे तो मतलब 600 के नीचे दे विल बी लिक्विड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही वेपर्स टकराई तो क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल लिक्विड होके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट 600 था, नीचे वो 673 पे गैसियस थे, ऊपर आते ही 573 पे लिक्विफाई होके बाहर आ गए। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो वेपर फॉर्म में फिर ऊपर जाएंगे। अब और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी वो टकरा रही है वेपर्स, तो उनकी एनर्जी डाउन हो रही है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे सपोज 473 केल्विन टेम्परेचर है। अब कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 500 केल्विन है, तो 500 केल्विन पे वो उसके नीचे जो है वो लिक्विड रहेगा, उसके ऊपर वो गैसियस रहेगा। तो 573 पे गैस था, लेकिन 500 आते ही लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। तो 473 पे क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है वो लिक्विफाई होके बाहर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डीजल, ऑयल और केरोसिन बारी बारी आ चुके हैं, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएगा 500, फिर 480 पे, फिर 473 पे और गैसेस ऊपर जाएगी, फिर धीरे धीरे 373 पे हम आ गए। 373 पे क्या होगा, सपोज किसी का 400 के आसपास बॉइलिंग पॉइंट था तो वो यहाँ पे से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली मुझे सबसे ऊपर क्या मिलेगा, गैसोलाइन, जिसका दूसरा नाम है पेट्रोल। और सबसे ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस ऊपर आती है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ वेपर जो है वो कंडेंस होती ही नहीं, वो कंडेंसेशन होता ही नहीं उनका, वो वेपर फॉर्म में ही रहती। क्यों, क्योंकि वो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, 5 डिग्री सेल्सियस होगा, 5 आएगा टेम्परेचर तो ही वो लिक्विफाई होगी, नहीं तो गैस भी रहने वाली। तो टेम्परेचर मेरा मुश्किल से 20 तक पहुंचा है, तो कंपोनेंट गैस के फॉर्म में एज इट इज बाहर आ जाएगा, जिसको हम लिक्विफाइड, जिसको हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स में लिक्विड में कन्वर्ट करके कॉम्प्रेस करके भरी जाती है, ठीक है। तो जो हमारे सिलेंडर्स में गैस आ रही है वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है। So these are the different products of fractional distillation of petroleum. अब सबसे important line जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, this is based on the principle that the different components have different boiling points. Next important point is that the component with highest boiling point will be obtained at the bottom, whereas the component with lowest boiling point will be obtained at the top. Clear? या नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट बना के। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे वेपर्स ऊपर जा रही है वैसे वैसे उनका हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस के वजह से टकरा के एनर्जी ड्रॉप हो रहा है और उनका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो अलग अलग कंपोनेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचते जाएगा और वो लिक्विफाई होकर बाहर आएगा। आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहां पे वो लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर हो रही है। ओके, तो सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट है, पेट्रोलियम गैस का, सबसे ज्यादा है रेसिड्यू का। अब ये प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस यूज किए हुए हैं, ठीक है। एंड डिस्टिलेशन मतलब किसी भी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना, फिर गैस में कन्वर्ट करना, जब तक वो चीज अपने आप प्यूरिफाई नहीं होती है। क्योंकि अगर मैंने वाटर को बॉईल किया तो अगर उसमें सॉल्ट डिजोल्व है तो क्या सॉल्ट भी इवेपोरेट होगा, नहीं। सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस के पार है, 800 पे जाके वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो डिजोल्व रहेगा वाटर में। तो सबसे पहले 100 पे क्या निकलेगा, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स निकलेंगे गैसियस फॉर्म में। तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, प्योर वाटर इटसेल्फ, राइट। इम्प्योरिटीज सारी अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज द मेथड इन विच द थिंग इज converted into its gaseous form and then condensed
टू ऑब्टेन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम मिलते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये जो रेसिड्यू यहाँ पे मिला है इसका फिर से ऐसा ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग से किया जाता है जिसमें मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है एस्फाल्ट जिसको कहा जाता है बिटुमेन। बिटुमेन कहाँ यूज होता है आपको याद होना चाहिए। बिटुमेन यूज होता है रोड्स के कंस्ट्रक्शन में। पहले कोल डांबर जो होता है राइट, कोलटार यूज किया जाता था, आजकल हम बिटुमेन यूज करते हैं। बिटुमेन केबल वायर्स की कोटिंग के लिए भी यूज होता है। आपके डिश टीवी पे जो केबल वायर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग होता है राइट। इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल जो बाहर के रेडिएशन को इंटरफेयर होने से रोकता है हमारे केबल के कनेक्शन के रेडिएशन से। ठीक है, जो सिग्नल्स उस वायर में से ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो ब्लैक कोटिंग है दैट इज बिटुमेन। ठीक है, सेकेंड चीज जो मिलती है वो पैराफिन वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, जिससे कैंडल्स बनती है। वो वैक्स मधुमक्खी के छाते से नहीं आता है, मेक इट वेरी क्लियर पूरा का पूरा। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो आपकी कैंडल्स बनाने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा कार्टन्स को, कार्डबोर्ड के कार्टन्स को कोट करने के लिए यूज होता है टू मेक द वाटर प्रूफ। थर्ड आपको मिलता है वहां से रेसिडुअल ऑयल या फिर फ्यूल ऑयल भी बोला जाता है उसको, जो एज अ फ्यूल यूज होता है। सो दिस आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ रेसिडुअल ऑयल। इसके अलावा बाकी के प्रोडक्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।